पुलिस की सतर्कता से बड़ी साजिश नाकाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। 8 की फाइट का यह वक्त है और आज 8 की फाइट का मुद्दा आरपीएससी को लेकर मनचाहों की मनमानी। जी हां, आरपीएससी को लेकर सियासी बयानबाजी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा है कि मनचाहे लोगों को आरपीएससी में बिठाने से नुकसान होता है। आरपीएससी में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, ये वो बोले हैं। पायलट ने आरपीएससी का पुनर्गठन करके पुनर्जीवित करने की बात कही है। इसके अलावा डोटासरा ने भी आरपीएससी के पुनर्गठन की बात कही। इस पर आज कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री जोगाराम पटेल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि आरपीएससी का पुनर्गठन आसान नहीं है, संभव नहीं है। सवाल उठता है कि सियासी दल पुनर्गठन की बात करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी से पता चलता है कि सियासी नियुक्तियों से नुकसान तो होता है। आखिर ऐसी नियुक्तियां क्यों होती हैं? बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरपीएससी को लेकर घमासान। पायलट बोले, मन चाहे लोगों को बिठाने से होता है नुकसान। मन चाहे लोगों को बिठाना मुझे लगता है बहुत नुकसान होता है आरपीएससी की संस्था को। इसलिए मैंने कहा कि वैसे ही नौकरियां कम है, फिर बेईमानी होती है, पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होते हैं। पायलट की मांग, आखिरी तह तक हो जांच, कौन थे जिम्मेदार? जांच पूरी होनी चाहिए और मैं तो कहता हूं जांच आखिरी तह तक पहुंचना पड़ेगा। कौन लोग जिम्मेदार थे? कांग्रेस ने की आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग और सरकार को बिना समय जाहिर करे पुनर्गठन कर और जो नियुक्तियां होती हैं, जो चयन होती है प्रक्रिया, उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। मंत्री जोगाराम ने कहा, आरपीएससी का पुनर्गठन संभव नहीं। संविधान में इसके प्रावधान जिस तरह से दिए हुए हैं वो किसी भी प्रदेश की सरकार को एकदम पुनर्गठन करने के अधिकार नहीं देता है। मनचाहों की मनमानी। चर्चा में मेहमानों का स्वागत करते हैं। नितिन सारस्वत जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज मीणा जी बीजेपी से हैं, आपका स्वागत है। परमेंद्र दशोरा साहब पूर्व आरपीएससी के मेंबर हैं, बहुत बहुत स्वागत परमेंद्र जी। और एसपी मित्तल जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल मेरा नितिन सारस्वत जी आपसे, आज जो सचिन पायलट ने कहा मनचाहे लोगों को आरपीएससी में बैठाने से नुकसान होता है, उनका कथन यह सही लगता है आपको? देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से आप ये लगातार जो डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे यूथ के लिए, मैं सबसे पहले तो आपको साधुवाद करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें समाधान की राजनीति की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं ये कह रहा हूं कि जब राजनीतिक दल भाजपा है, जब वो चुनाव में जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारी सरकार बनते ही आरपीएससी भंग हो जाएगी। जब वो चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा जब अगर शासन आएगा तो साइकिल भी चोरी नहीं होगी। और किस तरीके से आप देख रहे हो, जब हमारा आएगा तो बहन बेटियों को अपमान नहीं सहना पड़ेगा। आप तमाम बातें जब चुनाव में जाते हैं तो करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव के खत्म होने के बाद में आपकी सरकारें बन जाती है, 9-9 महीने हो जाते हैं, और उसके बाद में जब वो वादे के लिए जनता आपका इंतजार या राह देखती है तो आप तमाम तरीके की तकनीकी समस्या। नितिन जी, ये तो आप ही के नेता सचिन पायलट ने जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के वक्त में ही कहा था, 5 मांगे रखी थी उन्होंने लंबी यात्रा की थी, पुनर्गठन की मांग उस वक्त भी रखी गई थी, पेपर कैंसिल किया जाए उनकी भी तरफ से मांग रखी गई थी।
बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूं उसी समय, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कुछ दिन बाद में जब सचिन पायलट जी ने कहा था कि मेरी सारी मांगे मान ली गई हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी, और उस दिशा में हमने कार्रवाई की कोशिश भी की। और आरपीएससी में एक गहलोत जी ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा था मेरी मांगे मान ली गई हैं, ना उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मेरी मांगों को मानने पर विचार किया जाएगा। मेरा मूल सवाल का जवाब दीजिए आप, मनचाहे लोगों को आरपीएससी में बैठाने से नुकसान होता है, यानी सचिन पायलट ये बात तो मान रहे हैं, स्वीकार करें कि मनचाहे लोग आरपीएससी में बैठाए गए, मनचाहे लोग आरपीएससी में बिठाए गए, उन्हें खुली छूट दी गई, उन्हें मनमानी करने का मौका दिया गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई आप भी मानते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, मनचाहे बैठाए जाते हैं, मनचाहे मनमानी करते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी हो, सचिन पायलट जी हो, और हर नेता ने यह कहा है कि आप इसका लास्ट तक जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, सीबीआई से जांच करेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ जिनका नाम लेते थे वो, और उन्हीं को वो एसीबी की जांच पे फ्री कर देते हैं। जिन जिन मगरमच्छों का वो नाम लेते थे और एसीबी की जांच पे मोहर लग जाती है कि इनका रोल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, केवल पॉलिटिकल गेन के लिए काम मत करिए, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी करिए। और ये युवाओं के लिए बहुत जरूरी, हमने कोई काम शुरू किया, एसओजी का गठन किया, 450 करीब गिरफ्तारियां की, आपने उस क्रम में आगे बढ़े, मैं उसके लिए आप साधुवाद करता हूं। लेकिन आप इसकी तह तक जाइए, और आपने जो कहा था आरपीएससी का गठन, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, यह संवैधानिक रूप से करना भी संभव है। आपकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, और जब आपको पता चल रहा है कि चीजें सामने आ रही है, तो आप उस वादे को क्यों नहीं निभा रहे? नितिन जी भी कह रहे हैं, आपने जब पहले वादा किया, नितिन जी भी कह रहे हैं, और आज सचिन पायलट ने भी कहा कि पुनर्गठन करके आरपीएससी का पुनर्जीवित करना चाहिए। देखिए, एक बात दूसरी होती है स्वच्छता अभियान, आरपीएससी को साफ सफाई करना, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, और एक दूसरा अभियान होता है गंदगी आगे से ना हो। स्वच्छता अभियान जारी है, लेकिन गंदगी आगे से ना हो, पुनर्गठन किया जाए, एक व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जो पारदर्शी हो, जवाबदेही जहां पर हो। आप सरकार में इसी वादे के साथ आए थे, यूपीएससी जैसी आरपीएससी को बना देंगे। बिल्कुल रविंद्र भाई, मैं सबसे पहले तो आपको याद दिलाना चाहूँगा, कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो सचिन पायलट जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, इनका एक बोलने का, एक बयानबाजी का एक फितरत है। आप देखिए, ये जब सरकार में होते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं का जी भर के दोहन करते हैं, जी भर के संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से लूट खसोट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जैसे ही सरकार से बाहर होते हैं तो ये लोक लुभावनी आदर्श की बातें करने लगते हैं। मैं बहुत इस बार सचिन पायलट जी के बयान से मेरे को लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आज जो परिस्थितियां बनी थी इनके सरकार के समय, उसके रिफ्लेक्शन के अंदर ये बयान दिया है। पर मैं आपके माध्यम से सचिन पायलट जी से और तमाम कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहता हूं कि आप उप मुख्यमंत्री थे, आप उप मुख्यमंत्री भी लगभग 1.5-2 साल रहे थे। आपने उप मुख्यमंत्री रहते हुए आरपीएससी की पारदर्शिता के लिए क्या किया, आपने आरपीएससी के पुनर्गठन के लिए क्या किया? देखिए, केवल यही बात नहीं है। पंकज जी समझ नहीं आता, पंकज जी और नितिन जी से सवाल पूछ रहा हूं। नितिन जी कह रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे आपने वादा किया था पुनर्गठन करेंगे, अब आप सरकार में आप क्यों नहीं कर रहे? अब आपसे सवाल मैं कर रहा हूं, आप सरकार में, आप कह रहे हैं कि जब वो सरकार में थे तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया था। ऐसे होता है क्या? आपकी बात का और नितिन जी ने जो कहा उनका, मैं नहीं, आपने जो बात कही और नितिन जी ने जो कहा, मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं, पर आप पूरी एक बार मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, आपको जब करने का मौका मिलता है तब आप करते नहीं है, हाँ। और जब आप घेरे से बाहर होते हैं तो पत्थर फेंकने का काम करते हैं। ये फितरत जो है ना, मैं आपको याद दिला रहा हूं, सचिन पायलट जी से लेकर राहुल गांधी जी तक में सब में है। राहुल गांधी जी आज बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं, 65 साल 60 साल आपका शासन रहा, आपने क्या करके दिखाया? आज जो आपने अपनी सरकार के टाइम पे नहीं किया, जो आपने अपने सरकार के टाइम पे जिनको डिनाई किया, आज वो राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं। तो ये देखिए, जनता सब समझती है, इन झांसियों में जनता आने वाली नहीं है। और जहां तक बात है आरपीएससी की, देखिए, जब आरपीएससी का मुद्दा चल रहा है तो मैं आपको एक फिर बताना चाहूंगा, देखिए, किसी संस्था को, संवैधानिक संस्थाओं को भंग कर देना, पुनर्गठन कर देना, ये सब मांगे बहुत आसान होती है। क्या ऐसा संभव नहीं है कि उन संस्थाओं को मजबूत किया जाए? उन संस्थाओं, अच्छा, वादा करना कितना आसान या मुश्किल होता है? वादा करना कितना आसान या मुश्किल होता है? रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं, हमने सरकार बनते ही माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार ने
पहले दिन से ही इस बात पे अपना कमिटमेंट शो किया कि आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार हमको खत्म करना है और आरपीएससी की छवि सुधार के रखनी है। हम यूपीएससी की जैसे इसकी छवि बनाना चाहते हैं और उसी का परिणाम है कि पिछले 9 महीने में हमने 150 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। आप देखिए एसआई के अंदर तो देखिए 40 से ज्यादा लोग वो पकड़ में आए हैं जो नौकरी में थे, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो तनख्वाहें उठा रहे थे। ऐसे 40 लोगों को हमने गिरफ्तार करने का काम किया, परंतु आप इस पे राजनीति नहीं कर सकते जी। आज कांग्रेस की फितरत ऐसी हो गई है कि हर बात में पत्थर फेंकने का और नूरा बिल्कुल, यानी कि उनका आपका कहना है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। एसपी मित्तल सर के पास परमेंद्र दशुरा जी, हमारा कमिटमेंट है कि हम इस भ्रष्टाचार को जड़ से आप मिटाएंगे, आपका ये कमिटमेंट है। ठीक है परमेंद्र दशुरा साहब, आरपीएससी भंग करना, उसका पुनर्गठन करना, इन दोनों में फर्क क्या है और क्या वाकई में ये नामुमकिन के समान है, ऐसा नहीं किया जा सकता? विकल्प क्या है? क्या यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं, इंतजार में भगवान भरोसे पूरी व्यवस्था रहे? मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि ना तो पुनर्गठन करना असंभव काम है, ना भंग करना असंभव काम है। इसका एक प्रोसेस होता है। अगर इच्छा शक्ति हो तो ये प्रोसेस पूरा करके शीघ्र किया जा सकता है, किंतु इसका विकल्प भी है। विकल्प सीधा है, हमारे पास उदाहरण है पुराने हरियाणा का। मैंने पिछली बार भी कहा था आप लोगों को कि हरियाणा सरकार ने जितने भी सदस्य थे इंक्लूडिंग चेयरमैन सबको सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करने के बाद में नए सदस्यों की नियुक्ति की। नए सदस्यों की नियुक्ति करने के बाद में सारा कामकाज नए सदस्यों से करवाया। वो जनता की निगाह में, सरकार की निगाह में, शासन की निगाह में और प्रक्रिया की निगाह में प्रामाणिक लोग होने चाहिए। एक तो बहुत सीधा मैं सवाल करना चाह रहा था, जो नए सदस्य आए वो कितने प्रामाणिक हैं, कितना भरोसा किया जाए? जी। दूसरा, आप एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट होते हैं? हाँ। इस बारे में थोड़ा गंभीरता से बात की जानी चाहिए। ये इतना प्रश्न सहज नहीं है। हाँ। क्योंकि कहीं पर भी जब डिस्क्रिशनरी होता है, हाँ, और डिस्क्रिशन किसी एक संस्था के पास हो या व्यक्ति के पास हो या विचार के पास हो, वहां मन तो काम आएगा ही। हाँ। किंतु मन से भी करे वो प्रामाणिक आदमी हो, सही आदमी हो, उचित व्यक्ति हो, यह ज्यादा आवश्यक है। हाँ। मन से करने से किसी को आपत्ति नहीं है। हाँ। आपत्ति वहां आती है जबकि आप मन से करो और गलत करो। गलत आदमी को रखो, ऐसे व्यक्ति को रखो जो वहां के प्रामाणिकता प्रूव नहीं कर पाए, अपनी भ्रष्टाचार फैलाए। आप भी परमेंद्र दशोरा साहब रहे हैं, पूर्व में आरपीएससी के सदस्य हैं। इससे पहले आरपीएससी के इतिहास के कुछ उदाहरण आप यहां पर देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, जो आज की तारीख में नजीर हो अपने आप में? आपको एक के अनेक उदाहरण मिलेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग का ही आपको एक उदाहरण दे दूं। सन 2007-8 का आप देखें, सदस्य कम होते गए, उनका कार्यकाल पूरा होता गया और एक ऐसा भी अवसर आया जहां पर पूरी आरपीएससी के अंदर चेयरमैन वर्किंग थे, यानी जो चार्ज लेकर के काम कर रहे थे, और मेंबर कोई नहीं था। अकेले मेंबर जो कि चेयरमैन का चार्ज लेकर बैठे थे, उन्होंने आरपीएससी की सारी गतिविधियों को ठीक तरह से चलाया, परीक्षाएं करवाई, इंटरव्यू करवाए। लेकिन हम मुझे भी याद आ रही है कुछ ऐसी व्यवस्था भी थी जहां पर कुछ मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। ये ऐसा भी हुआ है, यानी 2000 मेरे ख्याल से 12 की बात है। 12 के अंदर जब कुल मिला के 6 मेंबर थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, उनकी संख्या 8 की गई। और जब 6 के 8 की जा सकती है और उसको 8 करने का तरीका कैबिनेट डिसीजन अप्रूवल बाय द गवर्नर। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? भाई 12 में किसकी सरकार थी, 7-8 में किसकी सरकार थी, जनता बखूबी समझती है। अब एक ही मेंबर चेयरमैन बनकर काम करता रहा और एक बार में 6 से 8 की सदस्य की संख्या कर दी। इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? मंशा निर्णय लेने वालों की ये मैं नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। नहीं तो इससे आरपीएससी सही तरीके से काम कर पाए क्या? ये व्यवस्था इस वजह से बनाई गई होगी। बात करने में अंदाज लगाना ठीक नहीं है, पर 6 के 8 किए गए, ये बात सत्य है। नहीं तो अकेले एक और उदाहरण देता हूं आपको। केरल में 18 मेंबर हैं। केरल हमसे छोटा प्रदेश है, वहां की लोक सेवा आयोग में 18 मेंबर है। नहीं अब तो इसका मतलब यह है कि मेंबर्स आप मौजूदा सस्पेंड कर सकते हैं अगर आपके पास ये पावर है। दूसरी चीज, आप मेंबर्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीजें की जा सकती हैं।
बिल्कुल ये किया मतलब जा विकल्प के सकती है। तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, साफ सफाई हो माननीय सकती है। गवर्नर साहब के माध्यम से इसको सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंशन के बाद वो काम करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, वो कोई कोई उनके पास डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं होती है। नए मेंबर काम करेंगे और जब तक इंक्वायरी होगी, जो भी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, विधिक व्यवस्था लागू करनी है जी। लागू की जानी एसपी चाहिए। मित्तल सर, पेपर लीक का मामला अब बढ़कर परीक्षा रद्द के रास्ते चलते हुए आरपीएससी के पुनर्गठन तक आ चुका है। हो ना हो, आगे की इम्तिहान परीक्षाएं कितनी पारदर्शी तरीके से हो, मनमानी नियुक्तियां, राजनीतिक नियुक्तियां हो ना हो, कितनी जवाबदेही उनकी हो, क्या वो योग्यता रखते हो या ना रखते हो, ये तमाम तरह की अब चर्चा चल निकली है। इसका अंत होगा, पटाक्षेप होगा, या फिर वक्त गुजरता जाएगा? देखिए, आरपीएससी में जो कांग्रेस का शासन हो या भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, दिक्कत ये होती है कि हर राजनीतिक दल अपने नजरिए से सदस्यों की नियुक्ति करता है और उसी का परिणाम हमारे सामने ये आता है कि कई बार सदस्यों की भूमिका सामने आती है। दसोरा साहब जैसे, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छे मेंबर भी आते हैं जो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि आखिर में ये सारा मतलब जो आरपीएससी की बदनामी हो रही है। मतलब एक समय था जब राजस्थान लोक सेवा आयोग का नाम पूरे देश में हुआ करता था और दूसरे प्रदेशों के आयोग के मेंबर यहाँ के क्या नाम से देखा करते थे। लेकिन अब जो हालात आ रहे हैं कि शायद पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बदनामी यदि किसी की हो रही है तो मुझे लगता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की हो रही है। अब हो क्या रहा है, हमने एक नाम आपने सुना होगा, आपने भी, कि हबीब खान गोरान। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि जैसे कहा जा रहा है कि पुनर्गठन किया जाए या क्या नाम से उसको भंग किया जाए, लेकिन ना तो उसका पुनर्गठन हो सकता है ना उसको भंग किया जा सकता है। जो संवैधानिक प्रक्रिया इसके अंदर राष्ट्रपति को अधिकार है। अभी जो बाबूलाल कटारा जिसको निलंबित किया गया, उनको सिर्फ अभी तक भी निलंबित किया गया, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको आयोग से हटाया नहीं किया गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हबीब खान सस्पेंड किया गया और जहां तक मैं समझता हूं वो मतलब संवैधानिक पद है तो उसकी भी एक प्रक्रिया लंबी है जी। हाँ, वो लेकिन कब से चल रही है? हाँ। आप देखिए वो चल कब से रही है, वो हाँ। अभी इतना आसान नहीं है ना उसको हटाना। ठीक। हबीब खान गोरान पे जब ये आरोप लगा कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या नाम से पेपर लीक करा दिया, तो वो उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको भी ना सस्पेंड किया ना हटाया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, तब क्या नाम जाके वो पद खाली हुआ। और अभी जो मौजूदा सिस्टम है उसमें जो 7 मेंबर है, अध्यक्ष सहित 7 मेंबर है, उसमें भी अभी 2 पद खाली है। भारतीय जनता पार्टी में जब से क्या नाम सत्ता में आई है इस कार्यकाल में, भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने, एक भी मेंबर की नियुक्ति नहीं हुई है। अभी 2 पद क्या नाम से रिक्त है। मुझे लगता है जो पुनर्गठन की बात की जा रही है या ये कही जाए कि जो अच्छे मेंबर्स की नियुक्ति की बात की जाए, वो इसमें पहल कर सकते हैं कि आप ऐसे क्या नाम से 2 मेंबरों की नियुक्ति करें जिनकी समाज में प्रतिष्ठा हो। लेकिन आपको मैं जो कांग्रेस का जो पिछला शासन रहा उसका थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक है कर्नल क्या नाम से केसरी सिंह राठौड़, अभी मेंबर है वो, उनकी नियुक्ति चुनाव से, विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले हुई। वो नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा कि मुझे क्या नाम से इस पद पर उनकी नियुक्ति से बेहद दुख है, मुझे उनके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। आप बताइए, आपने जिनकी नियुक्ति करी उसके बाद एक दिन बाद ही आपको ये कहना पड़ रहा है। ये जो सारी स्थितियां, ये ऐसा नहीं है कि इसमें क्या नाम से कांग्रेस की बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात है। ये रामूराम राय का जिनको अभी गिरफ्तार किया है, ये किसने नियुक्ति करी? ये भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। एक नाम है राजकुमारी गुजर, उनकी नियुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के समय हुई। उनके पति को क्या नाम से कई महीनों तक उनसे पूछताछ हुई, वो आरपीएससी छोड़ के चली गई। तो आप ये जो आरपीएससी का आपने ढर्रा बिगाड़ दिया, मेरा ये कहना है कि आप अच्छे लोगों को लाइए, लोगों का विश्वास होना चाहिए, लोग युवाओं का भरोसा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं पंकज मीणा जी वही जानना समझना चाहता हूं आप दोनों ही राजनीतिक मेहमानों से, क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, जांच चल रही है, वो अपने सिरे से एसओजी उसकी जांच कर रही है, अब आज उसकी जांच सीबीआई करे, आईटी करे, ईडी करे, वो जैसे भी होगा वो आगे जांच की एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन क्या भाई ऐसा नहीं हो सकता नितिन जी और पंकज जी? सवाल पहले पंकज जी आपसे, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सभी नेता उसमें बैठे हैं, चर्चा करें आरपीएससी में कैसे हो। भाई स्पेशल आप सत्र बुलाइए विधानसभा का, उसमें चर्चा कीजिए कि क्या होना चाहिए आरपीएससी में, सबके विचार सुनने के बाद। देखिए मित्तल साहब ने, पंकज जी पहले, पंकज एक मिनट आता हूं, नितिन जी पहले पंकज जी।
मित्तल साहब ने कमोबेश पिछले 15 साल के अंदर जितने भी आरपीएससी में बदमाशियां हुई उन सभी लोगों के नाम इन्होंने एक एक करके लिए। परंतु आप देखिए, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आदमी कब बना ये महत्वपूर्ण नहीं है, भ्रष्टाचार कब हो रहा है ये देखिए। चाहे हबीब का गोरांग का मामला हो, चाहे रामूराम रायका का मामला हो, चाहे कटारा जी का मामला हो, ये इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। और जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, तमाम कांग्रेस का इकोसिस्टम देश में लूट करने लग जाता है। और यही कारण है, हबीब का गोरांग कब से थे? 2012 के अंदर थे, जब यह कांग्रेस की सरकार थी। और जो ही यह 18 के अंदर सरकार बनती है, वो रामूराम रायका 18 से पहले कुछ नहीं कर सके जब बने थे, पर जो ही 18 की सरकार, 18 में कांग्रेस की सरकार आती है, वो बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कांग्रेस की सरकार आ गई, मैं किसी भी प्रकार का लूट करूंगा, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और यही कारण है कि चाहे बाबूलाल कटारा हो, मैं अब इस नाम में एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, डीपी जारोली साहब का वो बयान याद करना चाहिए। जब रीट के पेपर लीक हुए तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार होते हैं वो एक आदमी से नहीं होते, ऊपर के लोगों का सहयोग होता है। और वही ऊपर के लोग बताए कि एक मंत्री के सारे परिवार वाले आरएस में टॉप कैसे कर जाते हैं। एक मंत्री के नितिन जी से सवाल करता हूं, वैसे पंकज जी जो मैंने सवाल पूछा था उसका आपने जवाब नहीं दिया, जो सुझाव दिया था उसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन नितिन जी बताइए भाई, ठीक है आप कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में नियुक्तियां हुई, उनके नियुक्तियां उनके वक्त में हुई, लेकिन यहां पे घोटाले तो और गड़बड़ियां यहां पे आपकी सरकार में हुआ। ये पंकज जी तो साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे वक्त में तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, आपके टाइम में सब कुछ हो गया आराम से, देखिए रविंद्र, पूरा मौका दिया गया। देखिए रविंद्र जी, ये तो जगदीश बिश्नोई ने बता दिया कि किसके टाइम पे यहाँ पे क्या नाम से जो भ्रष्टाचारी है, जो पेपर लीक का है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किस तरह संगठित अपराध के रूप में यहाँ पनपा, ये मेरे पूछने की जरूरत नहीं है। और इनके टाइम पे कितना सरल कानून था जिसके कारण वो बोला कि मैं जेल में भी जाके दोबारा आके इन्हीं के टाइम पे वो सब चीजें दोहराने लगा, और हम उसके लिए कठोर कानून लगाए जो बीजेपी की सरकारें भी फॉलो कर रही है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं इन आरोप प्रत्यारोप से अलग। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहता हूं कि इनके जो अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने कहा था कि हमारे आते आरपीएससी भंग हो जाएगी। उस समय किसी पत्रकार ने किसी डिबेट में यह सवाल नहीं उठाया कि पॉसिबल नहीं है, जबकि ये आज मैं फिर बोल रहा हूं कि ये पॉसिबल है। दोनों जगह इनकी सरकार है पर मंशा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हो कि हो सकता है कल ये नया गठन भी कर दे, जैसे एनटीए को बनाया गया, इन्होंने कहा कि एनटीए नया आके करेगा, और उस एनटीए में हमने देखा कैसे 32 लाख जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ क्या हुआ, यूजीसी नेट वाले एस्पिरेंट्स के साथ क्या हुआ, एनटीए को कह के इस बारे में लाया गया था और दोबारा इनको पेपर लेने पड़े। मैं ये कह रहा हूं आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। अगर व्यापम में आप किसी एक बीजेपी के नेता को बता दिए जिसने कहा हो कि आप कोई जांच करा लीजिए, हम साथ में खड़े, लेकिन यहां गोविंद डोटासरा जी ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर कहा कि क्या मित्तल साहब ये नितिन जी के मुंह से क्या निकल गया ये कि बीजेपी के एक भी नेता ने नहीं कहा खुलकर कि आइए जांच कर लीजिए, इसीलिए कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में है, चाहे डोटासरा साहब करा लो जो करना है, जांच जहां जैसी करानी है। नहीं, क्योंकि हम मित्तल साहब समय नहीं है मित्तल जी, और ये लोग बचा रविंद्र जी नहीं, देखिए रविंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आपने ये कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो आरपीएससी में, चाहे पेपर लीक में, चाहे रीट में या किसी में भी, अब आपको परिणाम देने पड़ेंगे। अब जिनके लिए आपने कहा कि ये जेल जाएंगे, अब आपको जेल भेजना पड़ेगा। यदि आप परिणाम नहीं देते हैं तो फिर क्या नाम से आप पे वही आरोप लगेंगे जो क्या नाम से कांग्रेस। दशोरा साहब 15 सेकंड में आपको दे रहा हूं, सुनहरे दिन लौटेंगे आरपीएससी के, नजीर जो पेश की जाती थी मैं वो इतना ही कहना चाहूंगा कि इसको राजनीतिक विषय न बनाते हुए उन बेरोजगार विद्यार्थियों का शक्ल सामने रखें, जी उनका भविष्य सामने रखें, उन परिवारों को स्थिति सामने रखें। और मैं बहुत प्रामाणिकता से बड़े मन से कह रहा हूं कि किसी की नौकरी खाना भ्रष्टाचार से डाका डालने से ज्यादा खराब। बहुत सही बात आपने की। मैं सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उम्मीद यही है परीक्षा सही तरीके से संपन्न हुआ, जो गड़बड़ियां अगर परीक्षा में हुई हैं तो उनके दोषियों को बख्शा ना जाए। इंसाफ होना चाहिए युवाओं के साथ जो भी इस तरह की परीक्षा देते हैं। फिलहाल आज 8 की फाइट में